आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है और जो बेहद ही खूबसूरत है। उसका शौक है शादी करना और उसका पेशा है जो भारतीय जवान है उनके साथ शादी करना। और अब उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो है पति की हत्या करना। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है जम्मू कश्मीर से। वहाँ पर एक जगह है सपोर। सपोर में एक फैमिली रहती है जिसके मुखिया का नाम है अब्दुल रशीद खान। उनकी बेटी की उम्र होती है शादी की और वो शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू करते हैं। और इसी बीच उनको एक भारतीय सेना में तैनात जवान जिसका नाम था तारिक, उससे मुलाकात होती है। दोनों परिवार एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है 2007 में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। इसी बीच मोहम्मद तारिक जो भारतीय सेना में जवान थे वो छुट्टी पर अपने घर आते हैं और घर आने के बाद टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते। अब ये देखकर जो घर के व्यक्ति थे, जो उनका परिवार था, वो परेशान हो जाता है कि जो तारिक हैं कहाँ चले गए, घर पर वापस नहीं लौटे हैं, और उनकी तलाश शुरू कर दी जाती है। इसी बीच उनको एक खबर मिलती है कि झाड़ियों में एक लाश है। पूरा परिवार वहाँ पर जाता है और जाकर देखता है वो लाश जो भारतीय सेना में तैनात थे तारिक, उन्हीं की है। फौरन पुलिस को इस चीज़ की सूचना दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पता चलता है कि AK-47 से उनको बहुत सारी गोलियां मारी मारी गई हैं। अब क्योंकि घाटी में ऐसे जो कत्ल हैं और ऐसे जो क्राइम है वहाँ पर होते नहीं हैं, और AK-47 कोई आम आदमी इसको रख नहीं सकता और न ही किसी को इसका अधिकार है। AK-47 दो ही लोगों के पास मिलती है, या तो हमारी भारतीय सेना जो एजेंसी है, या फिर आतंकवादियों के पास। अब चूँकि तारिक के शव पर जितनी भी गोली लगी हुई थी, वो पोस्टमार्टम से ये पता लगा था कि सारी ही गोलियां AK-47 से उनको मारी गई हैं, जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची। लगता है किसी ने इस चीज़ की नाराज़गी में, या उन्होंने कुछ ऐसा भारतीय सेना में ऐसी सेवा में किसी को गोली मारी हो, या कोई ऐसे आतंकवादी पकड़े हों, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसका बदला आतंकवादियों ने उनसे उनकी जान लेकर लिया था। अब क्योंकि अगर वो ऑन ड्यूटी होते तो उनके हाथ में भी हथियार होते और उनको मारना इतना आसान नहीं था। लेकिन जिसने भी उनकी हत्या की थी वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तारिक छुट्टी पर अपने गांव आएंगे, क्योंकि वहां पर वो निहत्थे भी होंगे, और कब उनकी हत्या की जाए। और जैसे ही वो अपने गांव आते हैं, अपने परिवार के पास आते हैं, और उसी वक्त उनकी AK-47 से उनकी हत्या कर दी जाती है। खैर, जांच में पुलिस इसी नतीजे पर पहुंचती है कि शायद ये किसी आतंकवादी संगठन का काम है, क्योंकि उसका कारण सिर्फ एक ही था कि उनको गोली AK-47 से मारी गई थी, जिससे वो शहीद हुए। खैर, इसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाती है। अब सरकार में एक ऐसा बजट है, एक ऐसा कोटा है, जहाँ पर जो शहीद की विधवा और शहीद का जो परिवार होता है, अब क्योंकि कमाने वाला ही नहीं रहा और वैसे भी भारतीय सेना के जवान है, तो उनके परिवार के लिए एक अलग से बजट है कि उनको कुछ ऐसी धनराशि दी जाए जिससे उनके परिवार की सहायता हो। और जैसे ही ये रिपोर्ट सरकार के पास पहुँचती है, तो वहाँ की सरकार एक 15 लाख रुपए का चेक मुबीना के नाम बनाती है, क्योंकि वो एक उसकी विधवा थी तारिक की, और वो चेक मुबीना को दे दिया जाता है। खैर, दिन गुजरने लगते हैं। अब सरकार ने भले ही उसको पैसे दे दिए थे, लेकिन एक पति की कमी वो पूरा नहीं कर सकती थी, या जो उसके माँ बाप थे उनके लिए बेटी की कमी उस पैसे से पूरी नहीं हो सकती थी। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कुछ है, और धीरे धीरे चीज़ें ढर्रे पर आने लगती हैं। अब जो मुबीना के पिता थे अब्दुल रशीद खान, उनको लगता है, क्योंकि उनकी बेटी करीब 3 महीने में विधवा हो चुकी थी और बेटी उनकी जवान थी, उनको लगा कि अब इसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर देनी चाहिए, और क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, ऐसे कब तक वो एक विधवा की ज़िंदगी गुजारेगी। और वो अपनी बेटी का दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरे रिश्ते में उनकी मुलाकात होती है भारतीय सेना के जवान जिसका नाम था तस्वीर मलिक। तस्वीर मलिक को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि मुबीना की जो पहले शादी हो चुकी है और उनके पति की किसी ने आतंकवादी संगठन ने हत्या कर दी थी, और अभी वो किसी की बेवा है, और अगर आप शादी करनी चाहते हो
तो आप शादी कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मुबीना थी बेहद खूबसूरत थी, और जो तस्वीर मलिक थे अब शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब दोनों परिवार मिलते हैं और तारीख़ की मौत के करीब 4 महीने बाद ही मुबीना की दूसरी शादी तस्वीर मलिक के साथ कर दी जाती है। अब जो रशीद खान थे उनको लगा कि चलो ठीक है, जो पहला दामाद था वो तो चला ही गया इस दुनिया से, अब दूसरा दामाद मिल गया है और बेटी का घर दोबारा से बस गया है, शायद अब सब कुछ ठीक-ठाक चलेगा। लेकिन ये जो खुशी थी ज़्यादा दिन नहीं चलती, और जैसे ही ये तस्वीर मलिक कहीं पर घर के आस-पास टहलने जाते हैं, इसी बीच कुछ लोग आते हैं और AK-47 से उनकी भी हत्या बिल्कुल उसी तरह कर देते हैं, जिस तरीके से तारीख़ की गई थी। अब वहाँ पर एकदम माहौल ख़राब हो जाता है और पता चलता है किसी की हत्या की गई है। पूरे जो वहाँ पर भीड़ लग जाती है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब क्योंकि भारतीय सेना के जवान थे वो शहीद हो चुके थे, और उसके बाद पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उनकी हत्या AK-47 से की गई है। अब वही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि AK-47 या तो हमारी भारतीय सेना के पास मिलेगी या फिर आतंकवादियों के पास। अब पुलिस इस बात का अंदाज़ा लगाती है कि शायद किसी आतंकवादी संगठन ने तस्वीर मलिक की हत्या कर दी, और उसके बाद वो ज़्यादा गहराई से इसकी जांच नहीं करती और सरकार को फिर एक नोटिस बनाकर भेजती है कि एक भारतीय जवान की हत्या कर दी गई है और वो शहीद हो गए हैं। अब क्योंकि एक बजट सरकार ने बना ही रखा है, जो शहीद की जो विधवाएँ हैं या जो उनके माता-पिता हैं, उनकी मदद करने के लिए। अब क्योंकि इनका थोड़ा जो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे, तो इनकी पोस्ट थोड़ी ऊँची थी, तो इनको 15 की नहीं बल्कि 18 लाख रुपए का चेक मुबीना के नाम से बनाया जाता है। अब खैर वो चेक मुबीना के पास पहुँचने ही वाला था कि इसी बीच पुलिस के हाथ 2 चोर लगते हैं, और जब जगह-जगह पर चोरी होती है और पुलिस परेशान होती है, लोग बाग उनकी शिकायत करने थाने आते हैं, और इसी बीच अगर कोई भी चोर या कोई भी ऐसा मुजरिम पकड़ा जाता है, तो पुलिस ये चाहती है कि जितनी भी चोरी पीछे हुई हैं, सबके खुलासे हों, और इन चोरों ने जितनी भी चोरियाँ करी हैं, उनका माल बरामद हो, और वो जो केस पुलिस स्टेशन में लिखे हुए हैं, अब क्योंकि चोर अगर पकड़े जाएँगे तो वो माल भी बताएँगे और वो केस क्लोज़ होंगे। तो एक तरीके से पुलिस चाहती है कि जब असली चोर मिल गए हैं, तो वो जितने भी उन्होंने अपराध करे हैं, वो सारे अपराध हमें बताएँ, और वो हम सारा माल बरामद करें और सारे केस वो बंद हों। और इसी के लिए वो पुलिस उन दोनों चोरों पर दबाव बनाती है, और वो धीरे-धीरे अपनी जो चोरियाँ थी या जो उनके क्राइम थे, वो पुलिस को बताते रहते हैं। अब पुलिस को लगता है अभी इन्होंने ज़्यादा नहीं बताया, ये शायद अभी और बताएँगे, तो पुलिस अपना तरीका इस्तेमाल करती है और थोड़ा टाइट उनसे पता करती है। लेकिन उन चोरों की परेशानी ये थी कि उन्होंने जितनी भी अपराध किए थे, जितनी भी चोरियाँ की थी, वो सारी पुलिस को बता चुके थे। लेकिन पुलिस है कि मानती नहीं, और उनको जो उनकी ठुकाई-पिटाई बदस्तूर चालू रहती है। अब दोनों चोर बड़े परेशान होते हैं। चोर, एक का नाम था चरणजीत सिंह और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा। अब मुस्तफ़ा और चरणजीत दोनों परेशान होते हैं कि हमने जितने भी अपराध किए थे या चोरी की थी, हमने पुलिस को बता दिए। लेकिन पुलिस वाले इस बात का यकीन नहीं कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हमने और ज़्यादा चोरी की हैं और हम और ज़्यादा ऐसे खुलासे करें। लेकिन अब ऐसा हम क्या इनको बताएँ, जब हमने इतना ज़्यादा कुछ करा ही नहीं है, जो भी हमने करा था वो हमने इनको बता दिया है। अब खैर, अब पुलिस का जो टॉर्चर था और जो पुलिस की उनकी ठुकाई-पिटाई थी, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो पुलिस से कहते हैं कि ठीक है, हमें कुछ बताना है, आप अपने जो बड़े अधिकारी हैं, आप उनको बुलाइए, थाना अध्यक्ष को। अब थाना अध्यक्ष उनके पास पहुँचते हैं कि 2 मामूली चोर हैं और कई सारे खुलासे कर ही चुके हैं, अब मुझे ऐसा क्या बताएँगे? खैर, थाना अध्यक्ष उनके पास जाते हैं और उनसे पता करते हैं कि बताओ तुम्हें क्या बताना है? तो बताते हैं कि हमने 2 हत्याएँ की हैं। तो जो थाना अध्यक्ष थे उनको इस बात का यकीन नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे ऐसी हत्याएँ वगैरह होती नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम गलत कह रहे हो, और तुम ये बताओ तुमने चोरी कहाँ पर करी है? तो बताते हैं कि हमने हत्याएँ करी हैं और हमारे पास उसका सबूत है। तो बताते हैं कि ठीक है, चलो बताइए तुमने किसकी हत्या की है? तो बताते हैं, एक दोनों ही जो भारतीय सेना के जवान थे, एक का नाम तारिक था और दूसरे का नाम तस्वीर मलिक था। अब क्योंकि भारतीय सेना के जवान की हत्या की ये जो बात पुलिस ऑफिसर को बता रहे थे, तो इतनी जल्दी उनको इस बात का यकीन नहीं आता और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम ये बताइए तुमने उसकी हत्या की कैसे? तो बताते हैं कि हमने AK-47 हमें उपलब्ध कराई गई थी,
और हमने AK-47 से दोनों को बारी बारी से गोलियों से भून दिया था। अब क्योंकि पुलिस तो पुलिस है, हर आदमी पर शक करती है और किसी का जल्दी से यकीन नहीं करती। तो सबसे पहला सवाल जो होता है थाना अध्यक्ष का यही होता है कि वो AK-47 गन कहाँ पर है। अब वो दोनों चोर बताते हैं, पुलिस उनके साथ गाड़ी में जाती है और वो AK-47 बरामद कर ली जाती है। उसके बाद जिस थाने के एरिया में तस्वीर मलिक की और तारिक की हत्या की गई थी, वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगाई जाती है और ये जानकारी ली जाती है कि उनकी हत्या कैसे हुई। और ये जानकर उनको थाना अध्यक्ष को बड़ी हैरानी होती है कि दोनों की ही हत्या AK-47 के माध्यम से की गई थी। उसके बाद उस AK-47 को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है कि जो गोलियां तस्वीर मलिक और तारिक की बॉडी में मिली थी, क्या वो इसी गन से चली हैं या नहीं चली। खैर फॉरेंसिक से रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि ये वही गन है जिसकी बुलेट उन दोनों के शवों से मिली थी और जिससे दोनों भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया गया था। अब एक तरीके से कहीं तक ये केस खुल चुका था। अब दोनों से पता करा जाता है कि तुम एक मामूली चोर हो और तुम्हें हत्या करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो वो बताते हैं कि ये हत्या हमने नहीं की, हमें तो सुपारी मिली थी और हमें सुपारी दी थी मुबीना ने, जो उनकी पत्नी है। अब ये देखकर जो पुलिस चौंक जाती है और फौरन मुबीना के पास जाया जाता है। और ये चोर ये भी बताते हैं कि इसमें उसके जो मुबीना के पिता हैं, जिनका नाम है अब्दुल रशीद खान, ये भी उसमें शामिल थे। अब पुलिस बड़ी हैरान और परेशान, दोनों पुलिस फौरन उनके घर पर पहुंचती है और वहां से मुबीना को और अब्दुल रशीद खान को गिरफ्तार किया जाता है। और अब दोनों को इस बात को बताया जाता है कि तुमने अपने दामाद की हत्या क्यों की। तो दोनों इस बात से बिल्कुल साफ मुकर जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हैं। एक तो मेरी बेटी विधवा होगी 3 महीने में और उसकी दूसरी शादी हुई तो फिर 3 महीने में वो विधवा होगी, और ऊपर से आप हमें परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस वो मुस्तफ़ा को और चिरंजीत को उन दोनों के सामने खड़ा कर देते हैं उस AK-47 के साथ। अब ये देखकर दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती है और दोनों को इस बात का यकीन नहीं होता कि पुलिस ने इन दोनों की मौत का पता कैसे लगा लिया। और अब पुलिस ऑफिसर उनसे पता करना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा। और जो भारतीय सेना के जवान थे, जिन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी और कितनी उन्होंने भाग दौड़ करी होगी, और जब वो भर्ती हुए होंगे तो कितने वे खुश हुए होंगे, कितने उनके माँ बाप खुश हुए होंगे, और कितना उनके ऊपर खर्चा लगा हुआ और कितनी उनकी मेहनत होगी, उसका तो कोई इंतहा ही नहीं है। और तुमने दोनों जवानों को इतनी आसानी के साथ और इतने छोटे जो चोर हैं इनको थोड़े थोड़े पैसे देकर दो ऐसे जो देश के जवान थे उनकी तुमने हत्या करवा दी। तो जो कहानी निकल कर सामने आती है वो ये थी कि जो अब्दुल रशीद खान थे, ये पढ़े लिखे थे और इनको ये पता था कि अगर भारतीय सेना का कोई भी जवान शहीद होता है तो एक जम्मू कश्मीर राज्य के पास एक ऐसा बजट है कि उस बजट के हिसाब से उनकी विधवाओं को या उनके माता पिता का सरकार उनकी मदद करती है। और उसके लिए 15 लाख 20 लाख और इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए शायद अलग अलग कुछ ऐसा बजट है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, और हो सकता है वक्त के साथ घटता बढ़ता भी रहता हो। तो उनको लगता है क्योंकि अब उनके पास बेटी है तो वो ये प्लान बनाते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी फौजी से या किसी जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर से करूँगा और उसके बाद उसकी हत्या करी जाए और फिर जो सरकार से जो मुआवजा मिलेगा 15 लाख या 18 लाख, उससे अपनी ज़िंदगी बढ़िया हम गुजारेंगे। तो वो सबसे पहले अपनी बेटी की शादी करते हैं तारिक से और उसके बाद फिर इन दो चोरों को हायर करते हैं और दोनों को सुपारी दी जाती है। AK-47 का इंतज़ाम किया जाता है और इनको ये बताया जाता है कि इस वक्त तारिक घर से बाहर निकलेगा और तुम्हें उसकी हत्या करनी है। अब AK-47 से उनकी हत्या करने का मतलब यही था कि वो आतंकवादी के माध्यम से मारा गया है, उनके द्वारा मारा गया है, ऐसा पुलिस को लगेगा और जिससे मुआवजा मिलने में आसानी होगी। और वो दोनों चिरंजीत और मुस्तफ़ा यही करते हैं। जैसे ही तारिक वहाँ से बाहर निकलते हैं दोनों उनके ऊपर आंधाधुंध गोलियाँ चला देते हैं जिससे उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनको अब्दुल रशीद खान पैसे देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अब तो अंडरग्राउंड हो जाओ, जब हमारे पास अगला टारगेट अगला शिकार होगा तो हम तुम्हें खुद संपर्क करेंगे और तुम उस वक्त आना और फिर इसी तरीके से उसकी हत्या करना और फिर तुझसे तुम अंडरग्राउंड हो जाना, जो तुम्हारा हिस्सा है तुम्हें मिलता रहेगा और ये काम बादस्तूर इसी तरीके से चलता रहेगा। और जैसी तारीख की हत्या होती है उसके बाद सरकार की तरफ से उनको 15 लाख का चेक मिलता है और उसको वो खर्च करते हैं और दूसरा शिकार ढूंढने दोनों बाप और बेटी निकल पड़ते हैं। और इसी बीच उनको जो मुलाकात होती है तस्वीर मलिक से होती है और तस्वीर के साथ
भी वो यही करते हैं। और वो 18 लाख का चेक इनके पास पहुंचने ही वाला था। और इसी बीच ये करीब 3 महीने तस्वीर मलिक से शादी को हुए थे मुबीना की। और अब ये जो अब्दुल रशीद खान और उनकी बेटी मुबीना एक तीसरा जवान ढूंढ चुके थे भारतीय सेना का, जिससे उसका रिश्ता हो चुका था। अब अगर ये 2 चोर ना मिलते और 2 चोर ये पुलिस को इस चीज़ का ना बताते, तो शायद उस जवान की भी हत्या हो जाती और वो भी शहीद हो जाता। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार ये है कि एक बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके ऊपर उसकी कितनी मेहनत होती है, उसके माँ बापों की कितनी मेहनत होती है और कितना उसके ऊपर पैसा लगता है। और जब किसी की भी भारतीय सेना में या कोई भी सरकारी नौकरी लगती है तो वो कितना खुश होता है। लेकिन एक मामूली 10-12 लाख रुपए के चक्कर में एक जो वीर जवान की हत्या इन दोनों जो बाप और बेटी थी, इन्होंने कर दी। और उसके बाद दूसरे शिकार को, उसी तरह जो इंटेलिजेंट में काम कर रहा था, मिलिट्री इंटेलिजेंट में, उसकी हत्या इन्होंने 15 लाख रुपए के, 18 लाख रुपए के लिए कर दी। और उसके बाद ये तीसरे का शिकार फिर इनका चालू था। अगर ये 2 चोर ऐसे ना मिलते, और पुलिस का ये एक जो सामान्य सा एक पुलिस का काम है कि कोई भी अगर कहीं पे अगर बाइक चोर कोई मिल गया, या कोई जो सोने की चैन वगैरह छीनने वाला अगर कोई मिल जाता है, या किसी भी क्राइम वाला कोई भी अपराधी जो असली पुलिस के हाथ लगता है, तो पुलिस की कोशिश ये होती है कि जितने भी उसने क्राइम किए हैं और जितने भी पेंडिंग केस हमारे पास थाने में पड़े हैं या किसी और भी थाने में पड़े हैं, उनको ये बताया जाए और वो माल बरामद करा जाए और वो केस ख़त्म हो, और केस क्लोज हो एक तरीके से। और इसी चीज़ का जो टॉर्चर था वो नहीं झेल पाए और उन्होंने वो हत्या की बात कबूली, जिससे दोनों जो बाप और बेटी थे, इनको पकड़ने में पुलिस को बहुत आसानी हुई। और एक ऐसा जो बिल्कुल वो एकदम परफेक्ट किलिंग कर रहे थे, जो परफेक्ट क्राइम कर रहे थे, और वो इनका भांडा फूट जाता है और दोनों को जेल हो जाती है। और अब दोनों बाप और बेटी जेल के अंदर। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।